हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं जितेंद्र कुमार आपकी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल डेफोडिल कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे संसदीय प्रक्रिया की, और संसदीय प्रक्रिया की तहत हम बात की थी संसदीय समितियों पर। हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था दोस्तों? संसदीय समितियां, संसदीय समितियां, पार्लियामेंट्री कमेटीज। और संसदीय समितियों के तहत हमने दो संसदीय समितियों पर बात कर ली थी, पब्लिक अकाउंट कमेटी पर और जो एस्टिमेट कमेटी है उन पर चर्चा कर ली थी। अब जो स्थायी समितियों के अंदर जो 3 वित्तीय समितियां थी, उन 3 वित्तीय समितियों में जो लास्ट वित्तीय समिति थी लोक उद्यम समिति, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारी समिति जो थी उसका नाम है लोक उद्यम समिति, लोक उद्यम समिति। दोस्तों, इसी का दूसरा नाम है सार्वजनिक उपक्रम समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। दोस्तों, इसे शॉर्ट के अंदर हम कहते हैं कोप्पू। क्या कहते हैं? कोप्पू, यानी कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। अंग्रेजी में क्या कहेंगे दोस्तों इसको? कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स। क्लियर? ये थी दोस्तों तीसरी वित्तीय समिति, लोक उद्यम समिति या सार्वजनिक उपक्रम समिति। अंग्रेजी में कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग कहते हैं, और शॉर्ट में इसको कहते हैं COPU, यानी कोप। क्लियर? दोस्तों, इस लोक उद्यम समिति पर चर्चा करने से पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि ये लोक उद्यम क्या होता है। लोक उद्यम क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, लोक उद्यम किसे कहते हैं? लोक उद्यम, उद्यम मतलब उद्योग, उद्यम का मतलब उद्योग। ऐसे उद्योग जो सरकार के द्वारा स्थापित किए गए हैं, ऐसे उद्योग जिनमें सरकार का पैसा लगा हुआ है, ऐसे उद्योग जिनमें काम करने वाले जो कर्मचारी है और अधिकारी जो है वो सरकारी हो, ऐसे उद्योग जिनका लाभ और हानि दोनों सरकार को होना हो, ऐसे उद्योगों को मोटे तौर पर क्या कहा जाता है दोस्तों? लोक उद्यम कहा जाता है। क्लियर? ऐसे उद्योग जो सरकार के द्वारा स्थापित किए गए हो, पूंजी सरकार की लगी हो और उसमें काम करने वाले भी सरकारी हो, और उसका लाभ हानि यानी प्रॉफिट और लॉस दोनों ही सरकार को ही होना हो, ऐसे उद्योगों को हम क्या कहेंगे? लोक उद्योग या लोक उद्यम कहते हैं। वर्तमान में भारत सरकार के लगभग 244 लोक उद्यम है। कितने लोक उद्यम है दोस्तों? 244 लोक उद्यम है। लोक उद्यम जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे गेल है, जैसे शेल है, जैसे NTPC है, ठीक है, ONGC है, भेल है, जैसे और HTML है, ठीक है, जैसे BPCL है, HPCL है, HP है। ये सारे क्या है? लोक उद्यमी जो है, जो सरकार के द्वारा स्थापित किए गए, इन्हीं तो लोक उद्यम कहते हैं। और इस प्रकार की जो संख्या है वो कितनी है? 244 है। लगभग 244 भारत सरकार के लोक उद्यम स्थापित है। इसके अलावा दोस्तों, आप ये भी जानते होंगे कि हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो इन लोक उद्यमों के कट्टर समर्थक थे।
कट्टर समर्थक थे। क्योंकि दोस्तों जब एक लोक उद्यम की स्थापना की जाती है सरकार के द्वारा, तो उस एक लोक उद्यम की स्थापना होने से भारत के एक बड़े हिस्से को रोजगार मिलता है। यानी ये लोक उद्यम जनता की सेवा करने के लिए, ध्यान देना दोस्तों, जनता की सेवा करने के लिए इनकी स्थापना की जाती है। इन लोक उद्यमों का मुख्य काम क्या है? जन कल्याण करना, लोगों की सेवा करना। ठीक है, इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू हमेशा ही इन लोक उद्यमों के समर्थ में रहे। अब क्लियर हो गया कि लोक उद्यम किसे कहते हैं। बात करते हैं इसकी स्थापना की। इस समिति की स्थापना कब की गई थी? देखिए दोस्तों, इस समिति की स्थापना सन 1964 में की गई थी। लोक उद्यम समिति की स्थापना कब की गई थी? 1964 में की गई थी। और कृष्णा मेनन समिति थी, उसकी सिफारिश पर, कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर इस समिति की स्थापना की गई थी। किसकी सिफारिश पर? कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर इस समिति की स्थापना 1964 में की गई थी। चलिए, कृष्णा मेनन समिति ने कहा था कि ये जो भारत सरकार के लोक उद्यम स्थापित किए गए हैं, ये लोक उद्यम सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसको जांचने वाला, इनको देखने वाला कोई नहीं है। तो क्यों ना इनको देखने के लिए, इनको जांचने के लिए संसद की एक अलग से समिति बनाई जाए। और उस सुझाव को, कृष्णा मेनन समिति के उस सुझाव को सरकार ने मान लिया और इन लोक उद्यमों की जांच करने के लिए, इसमें निगरानी रखने के लिए इस लोक उद्यम समिति की स्थापना कर दी गई 1964 में। तो कलियर, कब स्थापना हुई थी? 1964 में हुई थी। दोस्तों, इस समिति के अंदर कुल सदस्य होते हैं, कुल सदस्य कितने होते हैं? 22 होते हैं। कितने दोस्तों? 22 सदस्य होते हैं। और ये जो 22 सदस्य होते हैं, इनमें से 15 सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। सदस्यों का चुनाव उसी पद्धति से होता है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, कोई मंत्री या मंत्री परिषद का कोई सदस्य इस समिति का सदस्य नहीं बन सकता। इतनी बात कर लें। देखिए दोस्तों, बात करते हैं इस समिति के कार्यकाल की। अगर कार्यकाल पूछा जाए तो वो ही 1 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। कितना कार्यकाल होता है दोस्तों? 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसके बाद बात करते हैं इस समिति के अध्यक्ष की। तो देखिए दोस्तों, इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। यानी ये जो तीनों वित्तीय समितियां हैं, इनके अध्यक्षों की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है, उस समिति के निर्वाचित सदस्यों में से ही करता है। अगर वर्तमान अध्यक्ष की पूछा जाए कि लोक उद्यम समिति के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष है श्रीमती मीनाक्षी। पहले शांता कुमार थे इसके, अभी वर्तमान में इसकी श्रीमती मीनाक्षी इस लोक उद्यम समिति की अध्यक्ष है। अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष समिति के सदस्यों में से करता है। इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कोई मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं बन सकता। कुल सदस्य 22 होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर। इतनी बात करें। अब देखते हैं इस समिति का काम क्या है। तो देखिए दोस्तों, लोक उद्यम समिति के कार्य। देखो दोस्तों, हमारा जो केग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी भारत का जो नियंत्रण है, मालिका परीक्षक है, ये क्या करता है? ऑडिटिंग करता है। ऑडिटिंग करने का काम करता है, यानी ऑडिट रिपोर्ट तैयार क्या कौन करता है? केग करता है।
ये जो अपनी ऑडिट रिपोर्ट तैयार करता है, इस रिपोर्ट को वो दो भागों में रखता है। कितने भागों में रखता है? दो भागों में रखता है। एक कौन सी? जो सरकार के द्वारा एक वर्ष में जो सामान्य खर्चा किया जाता है उसकी ऑडिट रिपोर्ट बनाता है, यानी सरकार के सामान्य खर्चे पर। और दूसरी जो रिपोर्ट तैयार की जाती है वो किसकी की जाती है? जो भारत सरकार ने लोक उद्यम स्थापित कर रखे हैं, ये लोक उद्यम किस प्रकार से काम कर रहे हैं, ये लोक उद्यम जो है इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, ये जो लोक उद्यम है इनके निष्पादन का स्तर क्या रहा है, इस पर अपनी अलग रिपोर्ट तैयार करता है। लोक उद्यम पर अपनी अलग रिपोर्ट तैयार करता है। यानी ऑडिटिंग करने का काम के का है, लेकिन अपनी ऑडिट रिपोर्ट को के दो भागों में रखता है। एक तो सरकार जो एक वर्ष में खर्चा करती है उसका, दूसरा भारत सरकार के जो लोक उद्यम है वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं उस पर एक अलग रिपोर्ट रखता है। ये दोनों रिपोर्ट के राष्ट्रपति को सौंपता है। किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति इसे कहां रखवाता है? संसद में रखवाता है। अब संसद में रखी गई इन दोनों रिपोर्टों में से ये जो लोक उद्यमों पर रिपोर्ट तैयार की गई इसकी जांच कौन करती है? ये लोक उद्यम समिति करती है। और सरकार के सामान्य खर्चों वाली जो रिपोर्ट है इस पर जांच कौन करती है? पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है। तो लोक उद्यम समिति का काम है केक के द्वारा जो लोक उद्यमों पर रिपोर्ट बनाई गई है, ऑडिट रिपोर्ट तैयार की गई है, उसकी सही ढंग से जांच करने का काम कौन करती है? लोक उद्यम समिति करती है। या आप यूं कह दीजिए, जो भारत सरकार के लोक उद्यम है, इन लोक उद्यमों को घाटे से बचाने के लिए, इन लोक उद्यमों की सहायता करने के लिए, इन लोक उद्यमों को लाभकारी बनाने के लिए सरकार को सुझाव देने वाली जो समिति है वो कौन सी है? लोक उद्यम समिति है। तो ये थी दोस्तों तीसरी वित्तीय समिति। दोस्तों हमने तीनों वित्तीय समितियां पढ़ी हैं। वित्तीय समितियां कितनी थी दोस्तों? तीन थी। पहली कौन सी थी? पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति थी। दूसरी समिति कौन सी थी? ईएस, एस्टिमेट कमेटी यानी अनुमान समिति थी। और तीसरी समिति कौन सी थी? कोपू यानी कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग यानी लोक उद्यम या सार्वजनिक उपक्रम समिति थी। इसमें टोटल कितने सदस्य थे? 22 सदस्य। इसमें 30 और इसमें टोटल कितने हैं? 22 सदस्य। ये जो पीएसी के 22 सदस्य हैं इनमें से 15 लोकसभा से और 7 की कहां से थे? राज्यसभा से आते हैं। ये 30 के 30 लोकसभा से आते हैं। और कोपू के जो 22 सदस्य हैं इनमें से 15 सदस्य लोकसभा से आते हैं और 7 सदस्य कहां से आते हैं? राज्यसभा से लिए जाते हैं। तो ये तीन थी हमारी वित्तीय समितियां जिन पर हमने चर्चा की। अब बात करते हैं दोस्तों विभागीय समितियों की कि विभागीय समितियां क्या है। विभागीय समितियां दोस्तों ये विभागीय समितियां क्या होती हैं, इनकी शुरुआत, इनके गठन की शुरुआत कब हुई थी, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे देश में सरकार थी पीवी नरसिम्हा राव की। किसकी थी? नरसिम्हा राव की। आप अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों, सन 1991 से लेकर के सन 1996 तक हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। इन्हीं के कार्यकाल में सबसे पहले 1993 में
इन विभागीय समितियों की स्थापना की गई थी। आपसे जब भी पूछा जाए कि इन विभागीय समितियों की स्थापना कब की गई, 1993 में की गई। आपसे अगर प्रधानमंत्री पूछा जाता है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में की गई थी, तो पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में इन विभागीय समितियों की स्थापना की गई थी। इतनी बात करें दोस्तों, ये जो विभागीय समितियां हैं इनकी कुल संख्या है 24। विभागीय समितियां कितनी है? 24। और ये जो 24 समितियां हैं, प्रत्येक समिति के अंदर 31 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? 31 सदस्य होते हैं। कुल विभागीय समितियां कितनी हैं? 24 है। प्रत्येक समिति के अंदर कितने सदस्य हैं? 31 सदस्य होते हैं। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, ये जो समिति है, इस समिति के अंदर सदस्य 31 हैं। ये जो 31 सदस्य हैं, इन 31 सदस्यों में से 21 सदस्य कहां से आते हैं? लोकसभा से, और 10 सदस्य कहां से आते हैं? राज्यसभा से। ये जो 31 सदस्य हैं, इनमें से 21 सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं और 10 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। टोटल समितियां कितनी हैं? 24। प्रत्येक समिति में कितने हैं? 31। ये जो टोटल 24 समितियां हैं, इन 24 समितियों में से 16 समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति 16 समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति तो करता है लोकसभा अध्यक्ष। और बची कितनी? 8 जो विभागीय समितियां हैं, इनके अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यसभा का सभापति। क्लियर? 24 कुल विभागीय समितियां हैं, जिनमें से 16 विभागीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करेगा। 8 विभागीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति राज्यसभा का सभापति करेगा। प्रत्येक समिति में 31 सदस्य हैं। इन 31 सदस्यों में से 21 लोकसभा से लिए जाएंगे और 10 राज्यसभा से लिए जाएंगे। क्लियर इतनी बात? इनकी स्थापना सबसे पहले 1993 में हुई थी, पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान। अब देखिए दोस्तों, हमारी शिकायत क्या थी? अभी मैंने जो वित्तीय समितियां थी उनके बारे में बताया था और उनके सदस्यों के बारे में भी बताया था कि जिस राजनीतिक दल का जितना प्रतिनिधित्व जिस सदन में होगा, उतना ही प्रतिनिधित्व उस समिति में होगा। यह बात बताई थी। क्या आपने ये सब महसूस किया था कि अगर इस प्रकार से लिए जाएंगे तो जो छोटे राजनीतिक दल हैं उनको तो उन समितियों में मौका भी नहीं मिलेगा सदस्य बनने का? अगर आपने इस प्रकार से सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है दोस्तों। वो जो वित्तीय समितियां हैं, वहां पर संसद के सभी सदस्यों को उन समितियों का सदस्य बनने का मौका नहीं मिल पाता है, लेकिन अब मेरे हिसाब से मौका मिल जाएगा, क्योंकि विभागीय समितियां 24, प्रत्येक में सदस्य 31। तो अब मेरे हिसाब से संसद के हर सदस्य को किसी ना किसी समिति का सदस्य बनने का मौका अवश्य मिल जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, विभागीय समितियों की स्थापना 1993 में हुई थी। कुल विभागीय समितियां 24 हैं। प्रत्येक समिति के अंदर 31 सदस्य हैं। इन 31 सदस्यों के अंदर 21 लोकसभा से आते हैं और 10 राज्यसभा से आते हैं। ये 24 समितियां, इनके अध्यक्षों में 16 समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है और 8 विभागीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति राज्यसभा का सभापति करता है। ये जो विभागीय समितियां हैं, इसके काम क्या है? कार्य। विभागीय समितियों का काम क्या होता है दोस्तों? इसका काम होता है अपने अपने विभागों से संबंधित बजटीय अनुमानों की जांच करना। क्या काम होता है? अपने अपने विभागों से संबंधित
बजटीय अनुमानों की जांच करना। अपने अपने विभागों से संबंधित बजटीय अनुमानों की जांच करना इन विभागीय समितियों का कार्य होता है। अब देखिए दोस्तों, आप कहोगे कि बजटीय अनुमानों की जांच करना काम तो अनुमान समिति का था, यहां आप बोल रहे हैं कि विभागीय समितियों का काम भी बजटीय अनुमानों की जांच करना है, तो फिर इन दोनों के अंदर फर्क क्या है? तो देखिए दोस्तों, हमने अनुमान समिति पढ़ी थी और उस अनुमान समिति के कार्यों के बारे में मैंने बताया था। इसका काम क्या है? बाहर संपूर्ण बात का जो बजट आता है उसके अनुमानों की जांच करना। और यहां मैंने क्या बताया? अपने अपने विभागों से संबंधित बजटीय अनुमानों की जांच करना। ये विभागीय समितियां केवल अपने विभाग से संबंधित बजट के अनुमानों की जांच करती है। ये अनुमान समिति संपूर्ण भारत के बजट के अनुमानों की जांच करती है। एक तो बेसिक सा अंतर इन दोनों में ये हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसका काम बजट के अनुमानों की जांच करना, यानी सरकार जो लोकसभा में बजट लाती है उसके अनुमानों की ये जांच करती है और अपनी रिपोर्ट सौंपती है। अब आप ये कहोगे कि ये अपनी रिपोर्ट सौंपती कब है? तो देखिए दोस्तों, आपको मैंने बताया था बजट सत्र फरवरी माह में होता है शुरू। मान लो फरवरी माह के अंदर हमने बजट रखा, फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवसों के अंदर बजट रखा, इस पर 15 से 20 दिन तक चर्चा हुई और इस 15 से 20 दिन चर्चा होने के बाद बजट के सारे अनुमान जो थे वो किसके पास आ जाते हैं? अनुमान समिति के पास आ जाते हैं। अब ये अनुमान समिति जब अपनी रिपोर्ट सौंपती है तब तक महीना आ जाता है दोस्तों सितंबर या अक्टूबर का। यानी बजट कब रखा? फरवरी में रखा। रिपोर्ट कब दे रही है? सितंबर अक्टूबर में दे रही है। और आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे भारत के अंदर 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष प्रारंभ हो जाता है। तो दोस्तों, अब आप लोग मुझे एक प्रश्न बताएं कि बजट रख रहे हैं फरवरी के अंदर, अनुमान समिति रिपोर्ट दे रही है सितंबर अक्टूबर माह के अंदर, यानी 6-7 महीने के बाद, और वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल को शुरू हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस अनुमान समिति की जो रिपोर्ट है उसका इस वर्ष यानी करंट ईयर में क्या महत्व रह जाएगा, उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी? तो ऐसे स्थिति में हमने ये महसूस किया कि अनुमान समिति जो इतना ज्यादा समय ले रही है इसका क्यों ना तोड़ निकाला जाए। और वो जो तोड़ निकाला गया वो तोड़ ही क्या है? विभागीय समितियां। किस प्रकार से? देखिए दोस्तों हमने एक दिन पहले भी चर्चा की थी बजट सत्र जब मैंने बताया था उस समय कि बजट सत्र एकमात्र ऐसा सत्र है जो 2 चरणों में होता है। क्या आपने कभी महसूस किया कि ये 2 चरणों में क्यों होता है? देखिए दोस्तों, ये 2 चरणों में क्यों होता है? मान लो हमने 25 फरवरी को बजट रखा, ठीक है, 25 फरवरी को बजट रखा और ये बजट 15 मार्च तक चला। 15 मार्च तक इस पर यानी 15-20 दिनों के अंदर चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद इसके अंदर लगभग 20 से 25 दिन का अवकाश आ जाता है या इसको 20 से 25 दिन के लिए स्थगित कर दिया जाता है और मान लो ये वापस प्रारंभ हो गया 5 अप्रैल से, ठीक है। इस प्रकार से होता है। क्या आपने कभी सोचा कि बजट सत्र के दौरान ये जो 20 से 25 दिन का गैप आता है जिसे हमें बजट का 2 चरणों में होना कहते हैं, ये क्यों आता है? दोस्तों ये इसलिए आता है कि शुरू के अंदर 15-20 दिन तक बजट पर चर्चा होती है। बजट पर चर्चा होने के बाद ये 20 से 25 दिन का जो गैप दिया जाता है, इस गैप के दौरान ये जो विभागीय समितियां होती हैं ये अपने अपने विभागों से संबंधित जो बजटीय अनुमान है उनकी जांच करके दे देती है। तो आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि अनुमान समिति अपनी रिपोर्ट देने में या बजटीय अनुमानों की जांच करने में समय ज्यादा लेती है और विभागीय समितियां मात्र 20 से 25 दिन में इन बजटीय अनुमानों की जांच करके दे देती हैं।
तो अनुमान समिति के द्वारा जो ज्यादा समय लिया जा रहा था उसी का हमने तोड़ निकाला था और इन विभागीय समितियों की स्थापना की थी, क्योंकि ये कम समय में अपने विभाग से संबंधित बजटीय अनुमानों की जांच करके सरकार को दे देती है। चलिए, इसलिए ये जो बजट सत्र है वो हमेशा 2 चरणों के अंदर होता है, क्योंकि इस दौरान विभागीय समितियां अपने अपने विभागों से संबंधित बजटीय अनुमानों की जांच करती है। अब आप कहोगे कि किस प्रकार से बजटीय अनुमानों की जांच करती है, कौन से बजटीय अनुमानों की जांच करती है? तो देखिए दोस्तों, एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि मान लो एक विभाग है कृषि विभाग, कृषि विभाग, और इस कृषि विभाग से संबंधित कोई समिति है, कृषि विभाग से संबंधित कोई समिति है। अब देखिए, कृषि से संबंधित जितने भी अनुमान इस वर्ष रखे जाते हैं उन सभी अनुमानों की जांच वो समिति करेगी। ठीक है, मान लो कोई महिलाओं से संबंधित कोई समिति है, तो महिलाओं से संबंधित इस वर्ष जितने भी बजटीय अनुमान रखे जाते हैं उन अनुमानों की जांच फिर वो समिति करेगी। तो ये विभागीय जो समितियां होती हैं ये केवल अपने विभाग के बजटीय अनुमानों की जांच करती है, न कि भारत के संपूर्ण बजटीय अनुमानों की जांच करती है। अब आप लोग ये कहोगे कि हमारे देश में तो 100 से अधिक विभाग है और आप कह रहे हैं कि विभागीय समितियां मात्र 24 है, तो ये कैसे काम कर पाएगी? ये काम कर पाएगी दोस्तों। देखिए, मान लो कृषि विभाग से संबंधित ये समिति है। अब आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो कृषि है वो अधिकांशतः कहाँ होती है? गांव में होती है, यानी ग्रामीण क्षेत्र से होती है। इनका संबंध कहां से? ग्रामीण क्षेत्र से। कृषि का संबंध ग्रामीण क्षेत्र से गांव के अंदर होती है। अब मान लो सिंचाई का काम भी किससे है? ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। मान लो पंचायती राज है, इस पंचायती राज का संबंध भी किससे है? ग्रामीण क्षेत्र से। मान लो ग्रामीण विकास विभाग खुद है, ग्रामीण विकास, तो ये भी इसका भी संबंध किससे? ग्रामीण क्षेत्र से। और कृषि का संबंध भी किससे है? कृषि से। मेरे कहने का मतलब इतना है दोस्तों, ये जो मैंने 4 विभाग बोले हैं, सिंचाई, पंचायती राज, ग्रामीण विकास और कृषि विभाग, क्या आपको ये नहीं लगता कि इन चारों का संबंध किसी एक क्षेत्र से संबंधित है? यानी ये चारों विभाग एक ही क्षेत्र से संबंधित काम करते हैं। तो इस प्रकार से जो समान कार्य होते हैं वो 3 या 4, 5 जो भी अगर किसी एक क्षेत्र से संबंधित होते हैं और समान कार्य होते हैं वो किसी एक समिति को ही दे दिए जाते हैं। क्लियर? जो कार्य समान होते हैं और किसी एक क्षेत्र से संबंध रखते हैं ऐसे कामों को किसी एक समिति को सौंप दिया जाता है। उन समिति से वो समिति फिर उन बजटीय अनुमानों की जांच करती है। तो इस प्रकार से समितियां भले ही जो इस क्यों ना हो, लेकिन वो जो जितने भी विभाग है भारत के अंदर सभी विभागों से संबंधित बजटीय अनुमानों की जांच कर लेती है, क्योंकि एक समिति को 2-2, 3-3, 4-4 काम सौंप दिए जाते हैं जो समान होते हैं, समान क्षेत्र से संबंध रखते हैं। चलिए, इतनी बात। अब देखिए दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आता होगा कि इन विभागीय समितियों की अब स्थापना कर दी तो फिर अनुमान समिति का क्या महत्व रह गया? उसको तो हटा दिया जाना चाहिए था। देखिए दोस्तों, ये जो अनुमान समिति है इसका भी एक बड़ा महत्व होता है। अनुमान समिति का भी एक बड़ा महत्व है, इसलिए ये वर्तमान में अस्तित्व में है। विभागीय समितियों की स्थापना के बाद भी ये अस्तित्व में है। क्यों है? देखिए, अनुमान समिति अपनी रिपोर्ट देती है, यानी संपूर्ण भारत के बजट के अनुमानों की जांच करके अपनी रिपोर्ट देती है। रिपोर्ट देने में ये भले ही 6 से 7 माह का समय लेती हो और इसकी रिपोर्ट भले ही इस वर्ष यानी करंट ईयर में इसकी रिपोर्ट का कोई वैल्यू नहीं हो, कोई महत्व नहीं हो, लेकिन अगले वर्ष इस अनुमान समिति की जो रिपोर्ट होती है
उसका बड़ा महत्व होता है। और ये जो अनुमान समिति की जो रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट इन विभागीय समितियों की रिपोर्ट से अधिक सटीक होती है, अधिक विश्वसनीय होती है। अनुमान समिति की जो रिपोर्ट है उसका इस वर्ष तो कोई महत्व नहीं है, लेकिन अगले वर्ष जब बजट के अनुमान बनाए जाते हैं उस वक्त इस अनुमान समिति की जो रिपोर्ट होती है वो बड़ी काम की होती है, उसी के आधार पर बजट के अनुमान बनाए जाते हैं। तो एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण, ये जो विभागीय समितियां हैं इनका दृष्टिकोण संकीर्ण होता है, छोटा होता है, क्योंकि ये केवल अपने विभाग से संबंधित ही बजटीय अनुमानों की जांच करती है, जबकि अनुमान समिति जो है वो संपूर्ण भारत के बजटीय अनुमानों की जांच करती है। इसलिए अनुमान समिति का जो दृष्टिकोण है वो व्यापक है, समग्र है, बड़ा होता है। तो इस वजह से इस अनुमान समिति का आज भी काफी महत्व है। आज वर्तमान में भी ये अनुमान समिति अस्तित्व में है, भले ही विभागीय समितियों की स्थापना क्यों ना कर दी गई हो। तो विभागीय समिति और अनुमान समिति के अंदर अंतर समझ में आ गया होगा। अनुमान समिति पूरे भारत के बजटीय अनुमानों की जांच करती है, विभागीय समितियां केवल अपने विभाग से संबंधित बजटीय अनुमानों की जांच करती है। अनुमान समिति अपनी रिपोर्ट देने में समय ज्यादा लेती है, इसलिए इन विभागीय समितियों की स्थापना की गई। ये केवल बजट सत्र के दौरान जो गैप आता है 20 से 25 दिन का, उसी के दौरान अपने विभाग से संबंधित बजटीय अनुमानों की जांच करके दे देती है, इसलिए इनकी स्थापना की गई थी। ये जो विभागीय समितियां हैं दोस्तों, अगर आप इनका कार्यकाल की बात करें तो इस समिति का जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष का होता है। कितना होता है दोस्तों? 1 वर्ष का होता है। अब फिर आप मुझसे प्रश्न पूछोगे कि इस विभागीय समिति का काम तो बजट के अनुमान की जांच करना है, और वो काम तो ये बजट सत्र के दौरान जो गैप आता है उसी के दौरान कर लेती है 20 से 25 दिन। तो फिर इसको 1 वर्ष के लिए गठित करने का क्या महत्व है दोस्तों? इस विभागीय समिति का काम केवल एक ही नहीं है अपने विभाग से संबंधित बजट के अनुमानों की जांच करना, इसका दूसरा काम देखिए। दोस्तों आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारी संसद में बहुत सारे प्रकार के विधेयक आते हैं, बहुत सारे प्रकार के विधेयक आते हैं, और संसद के जो कुल सदस्य 790 वो उन विधेयकों पर सही ढंग से चर्चा नहीं कर पाते हैं। इसलिए क्या किया जाता है, जब भी संसद के अंदर विधेयक आता है उस विधेयक पर आप ये कि हल्का सा विचार विमर्श करते हैं, और हल्का सा विचार विमर्श करने के बाद उस विधेयक को इन विभागीय समितियों के पास भेज दिया जाता है, और फिर विभागीय समिति उस विधेयक के गुण व अवगुण पर विस्तार से चर्चा करती है। क्लियर? बहुत सारे विधेयक आते हैं, विधेयकों पर संसद के सभी सदस्य एक साथ मिलकर सही ढंग से उस पर विचार विमर्श नहीं कर पाते हैं, इसलिए उस पर संसद में हल्का सा विचार विमर्श करने के बाद उस विधेयक को कहां भेज दिया जाता है? संबंधित विभागीय समिति को भेज दिया जाता है। संबंधित विभागीय समिति क्या करती है? उस विधेयक के गुण और अवगुणों पर विस्तार से चर्चा करती है और उनकी जांच करने का काम करती है। तो दूसरा काम अपने विभाग से संबंधित विधेयकों के गुण और अवगुणों की जांच करना है। इसके अलावा इस विभाग की समितियों का तीसरा काम क्या है? देखिए, तीसरा कार्य भी देख लीजिए दोस्तों। हमारे देश के अंदर बहुत सारे विभाग हैं, और प्रत्येक विभाग से देश भर से बहुत सारी रिपोर्ट्स संसद के अंदर आती रहती है। बहुत सारी रिपोर्ट्स संसद में आती रहती है। जैसे महिला एवं बाल विकास विभाग है, तो इस विभाग से बहुत सारी रिपोर्टें सदन में आएगी। जैसे SC/ST के कल्याण संबंधी विभाग है, तो उस विभाग से बहुत सारी रिपोर्टें संसद में आती है। अब संसद के जो सदस्य है कुल 790, वो इन रिपोर्ट्सों पर सही ढंग से चर्चा नहीं कर पाते हैं, इनके गुण या अवगुणों को सही ढंग से नहीं जांच पाते हैं। इसलिए ये जो रिपोर्ट होती है ये संबंधित विभागीय समिति को भेज दी जाती है, यानी जिस विभाग से रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट को उस विभागीय समिति के पास भेज दिया जाता है, और फिर ये विभागीय समिति क्या करेगी? उस रिपोर्ट्स पर विस्तार से चर्चा करेगी, उसकी जांच करेगी। तो दोस्तों विभागीय समितियों की 3 मुख्य काम है।
पहला काम क्या है, अपने विभाग से संबंधित बजटीय अनुमानों की जांच करना। दूसरा काम, अपने विभाग से संबंधित विधेयकों के गुण व अवगुणों पर विस्तार से चर्चा करना। और तीसरा कार्य, अपने विभाग से संबंधित रिपोर्ट्स पर विस्तार से चर्चा करना और उसकी जांच करना। तो विभाग या समितियों के 3 कार्य होते हैं, न कि केवल एक ही काम होता है। इसलिए इनका कार्यकाल कितना रखा गया है, इन्हें 1 वर्ष के लिए गठित किया जाता है। ये थी दोस्तों विभागीय समितियां, जिसका मुख्य काम अपने विभाग से संबंधित बजटीय अनुमानों की जांच करना है। दोस्तों और भी बहुत सारी स्थायी व अस्थायी समितियां बच गई, उन पर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।